बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद फैसल शकील और इस्लामाबाद से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज़। नाज़रीन, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अदालती और सियासी जो एक दोराहा है उस हवाले से है, जहां पे ये आपस में धारे दोनों मिलते हैं। यानी कि बाज़ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन सियासी सवालात होते हैं जिनका कानून से भी गहरा ताल्लुक़ होता है। पाकिस्तान में अदलिया ने या अदालती फ़ैसलों ने सियासत पर कैसे नकूश छोड़े हैं, सियासत के धारे को कितना बदला है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, अदलिया को बहुत गौर से जानने वाले कयूम सिद्दीकी मौजूद हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, क्या ख्याल है आपका इस सवाल के बारे में? अदालती फ़ैसलों में सियासत के ऊपर पाकिस्तान की, मैं एज ए होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्या आपके ख्याल में असर डाला है कोई कि वैसे ही हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि फैसल शकील साहब, शुक्रिया, आपने मदऊ किया और ये बहुत ही इंतहाई अहम मौजू है जिसके ऊपर जो आपने जिसको छेड़ा है। पहली वजाहत तो ये कि मैं यहाँ पे अब्दुल कयूम सिद्दीकी के तौर के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो आपने मेरा तारुफ कराया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, पहली बात तो जो है ना कि क्या अदालती फ़ैसलों ने पाकिस्तान की सियासत पर नकूश छोड़े? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदालतों के मुख्तलिफ फ़ैसले थे जो तारीख़ के मुख्तलिफ टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर आए, अगर हम उसको ब्रीफली देखें तो जितने मार्शल लॉ लगे उसको जायज़ करार दिया। फिर हम ये देखते हैं कि एक ऐसा मौका भी आया कि 3 नवंबर 2007 को जो इमरजेंसी लगी थी उसमें 31 जुलाई की जजमेंट की सूरत के अंदर एक अहम संग मील आता है कि जिसमें पहली मर्तबा जुडिशरी जिसके पीछे आवाम खड़ी हुई और फिर उस जुडिशरी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो इक़दामात थे उनको गैर आइनी डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मुकदमा चला जो किसी मिलिट्री डिक्टेटर के ख़िलाफ़ चला और फिर उसके बाद आपको पता है कि उसके क्या नताइज हुए कि सज़ाए मौत सुनाई अदालत में, ट्रायल कोर्ट में। तो ये भी इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट था। फिर दूसरी जगह हम देखते हैं कि मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके और यही आज जस्टिस काजी फ़ईसा के केस तक अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फ़ैसले आए हैं जिनमें जस्टिस इरशाद हसन ख़ान, उन्होंने मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 जायज़ करार दिया। उससे पहले 79 में ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने उसको जायज़ करार दिया, चाहे वो कभी नज़रिया ज़रूरत था या कभी कुछ और था। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि फिर सियासत की तरफ आ जाएं तो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए से 2 मुंतखब वज़राए आज़म जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और दूसरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ठीक है। और इसके अलावा हम देखेंगे 62-63 के ऊपर, और फिर इसी उसमें आप जाएं तो इमरान खान साहब को जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म है उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। और भी अगर आप तारीख़ी अदालती फ़ैसलों की रूम में जाएं तो हम देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से तकरीबन 36 के केसेस हैं जिसमें उनके हक़ में अदालतों ने फ़ैसले किए थे एक पनामा केस के आने से पहले, ठीक? क्योंकि कभी उनके ऊपर हाईजैकिंग का केस था, कभी हेलीकॉप्टर का केस था, नैब के रेफरेंसेस थे, कभी उनकी पेपर मिल्स था, इलेक्शन की लड़ने की अहलियत के हवाले से केसेस थे। पहले ख़त्म की गई अहलियत, फिर वो अहल हो गए। जी हाँ, मतलब कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर उनको सज़ा सुनाई गई और फिर उस सज़ा की वजह से वो थे, फिर उनकी नाअहली ख़त्म हुई, वही इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया। मतलब है कि लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उनको तायात नाअहल करार दे दिया। ठीक, आपकी बात सुन के मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अदलिया और इसके अलावा जो छोटे मोटे हैं पॉलिटिकल केसेस बात करते हैं अभी उनके हवाले से। अदलिया एक ऐसी पेन है या क्लिप है जो ताले आजमाओं के लिए
सियासत में आने के लिए उनको बड़ी मददगार साबित होती है। जो तौसीक की जाती है, ज़ियाउल हक साहब हों या जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हों या उससे पहले आप अयूब साहब हों, उनकी बात कर लें तो तौसीक हुई तमाम केसेस की। अदलिया ने 3 मेंबर 2007 के इक़दाम के वो स्टैंप भी लगाई कर दी थी। अपना अब्दुल हमीद डोगर साहब की अदालत ने तो कर दी थी ना। उसके बाद कुछ मामलात पलट गए। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो अगर क्लिप निकाल दें हम, तो फिर अदलिया को निकाल दें अगर, तो फिर ताले आज़मा तो नहीं आ सकेंगे। फिर पाकिस्तान की सियासत में कोई आमरीत या कोई शब खून नहीं मारा जा सकेगा। फिर देखिए, वो कहते हैं कि ताकत जो महज़ब मुआशरे हैं, उन हमने अपन सिविल सुपरमेसी की जो बात है या महज़ब मुआशरों के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत में वो कहते हैं कि जमहूरियत अगर कम हो तो फिर मज़ीद जमहूरियत, उसका हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरियत। तो मार्शल लॉ के ज़रिए से तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सके। 35 साल, आज भी काजी फ़ैज़ल साहब की जो हेयरिंग थी उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया, और फिर आखिर में वही कहते हैं कि कब तक हम ये ट्रांसग्रेशंस जो हैं इनको फ्यूचर के अंदर बर्दाश्त करते रहेंगे। तो जो आइन की, कानून की हुक्मरानी है वो सिविल सुपरमेसी से जुड़ी हुई है कि आइन के तहत हर इदारे को अपने डोमेन के अंदर रहना होगा। मैं आपका काम नहीं करूँगा, आप मेरा काम नहीं करेंगे। हम सब जब अपना अपना काम करेंगे तो हम गाड़ी के 4 पहियों की तरह से हैं कि जब चारों पहिए अपनी रफ्तार के साथ चलेंगे तो गाड़ी तेज़ दौड़ेगी। अगर उसमें से आप एक पहिए को निकाल देंगे या एक पहिया दाएं तरफ जाएगा, तो नासिर इकबाल साहब भी आ गए, मेरा ख्याल है हमें उनके लिए भी जगह बना लेनी चाहिए। क्यों नासिर साहब, आप भी तशरीफ ले आए ना, तो हम जरा सिमट जाते हैं और आप जो हैं फिर फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। अगर वो देख लें, चेक करें, फ्रेम के अंदर आ जाते हैं तो फिर ठीक है। नासिर साहब, जो सवाल हम इस वक्त कर रहे हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त उसका जवाब दिया। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान माइक भी आप बढ़ा दीजिए। माइक हम निकाल के फिर नासिर साहब को माइक भी दे देते हैं। नासिर साहब, सवाल ये है कि क्या अदालती फैसलों से पाकिस्तान की सियासत में फ़र्क आया? नकूश छोड़े अदालती फ़ैसलों ने पाकिस्तान की सियासत का कहीं ना कहीं धारा मोड़ा, बेहतर के लिए या बुरे के लिए? शकील साहब, अगर हम रीसेंट पास देखें तो मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। ये मेरा अपनी रीडिंग है, क्योंकि पनामा के वैसे मैं आपको आपकी बात करने से पहले ये वजाहत कर दूं, जो कॉन्टेक्स्ट क़य्यूम साहब ने दिया है इसका, वो कहते हैं कि जी ये तमाम मार्शल लॉ जो हुए, 2 वज़राए आज़म जो हैं उनको घर भेजा गया, तो ये तमाम उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस क्रिएट किया है कि बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बड़े गहरे नकूश छोड़े। देखें, ये जो गहरे नकूश छोड़ें, ये नेगेटिव टर्म्स में तो आप अगर कहें तो ठीक है, बिल्कुल छोड़ें और पर हैं नेगेटिव। लेकिन देखें, हम हमेशा से यही, मैं क़य्यूम साहब और हम जब कोई प्रोग्राम करते थे हम यही बात किया करते थे कि ये जिस तरह के भी पॉलिटिकल केसेस आते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इनमें वो खुद कटहरे में डॉक में होता है सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती। देखें, ये आप माने या ना माने, पॉलिटिकल ऑलवेज ट्रम्प। आप पॉलिटिक्स को डिफीट नहीं दे सकते। अगर आप एक रास्ता उसका किसी तरीके से उसको रोकेंगे तो वो किसी दूसरे रास्ते से आएगी। हमने यही देखा है कि पनामा के डिसीजन के बाद या उससे पहले, अगर आप कहें कि मार्शल लॉज के बाद, मैंने रिसेंट की बात हिस्ट्री की बात की थी, तो कोई ऐसी डेवलपमेंट या कोई पॉजिटिव चेंज तो मुझे नज़र नहीं आ रही। पॉलिटिक्स में टर्मोइल है, मुल्क में टर्मोइल है, और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने आई है वो अभी तक तो परफॉर्म नहीं कर सकी, और उसके ऊपर ताना उसको यही मिलता है कि ना सिर्फ ये कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, आपके साथ जुडिशरी भी है। तो जुडिशरी जो है वो बेसिकली मुतनाज़ा हुई है। मेरे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लोगों का जो ट्रस्ट है वो उस सूरत में ज़्यादा बढ़ता है कि अगर कहा जाए कि जी बिल्कुल फियर्सली वो अपनी इंडिपेंडेंस को गार्ड करती है, और जो उसके डिसीजंस हैं वो बिल्कुल वो हेवन में फॉल, उसको उसकी परवाह नहीं है, और वो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि कर दें हेवन में फॉल, पाकिस्तान में हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, ये जो बड़ा ज़बरदस्त एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आया सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, उन्होंने कहा जी वीडियोस भी लीक हो गई और
हर ज़ुबान ज़द-ए-आम था ये मामला कि पैसे लेते हैं लोग। आपके ख्याल में मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास कि कहते नहीं अब आप ये नहीं कर सकेंगे, ओपन बैलेट होगा? लोगों ने कहा कि ये मौका था, ज़ाया कर दिया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट ने मौका ज़ाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौका नहीं ज़ाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सही डिसीजन दिया है। ऑल दो कि उसमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो उनको उनकी गाइडलाइंस अभी तो डिटेल रीजनिंग आनी है, लेकिन ये बात बहरहाल उन्होंने कह दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, यानी कि सीक्रेट बैलेट है। उन्होंने अपनी ये बात कायम रखी है। बेसिकली उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने जो उनके सामने कई दिन आर्गू किया और वो उनको यही कन्विंस करता रहे कि जी बैग्स फुल ऑफ मनी जो हैं वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं, कमीशन एजेंट्स बन गए हैं, वो आपके घर में पैसा डिलीवर करने के लिए तैयार हैं फॉर इन कंसिडरेशन ऑफ स्मॉल कमीशन। अगर आप दुबई में डिलीवर करवाना चाहते तो वो भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन कोर्ट इन चीज़ों में नहीं आई। ऑल दो ऑब्जर्वेशन इस तरह की बहुत सारी आई हैं कि जो है वो इस तरह के चेक होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्राइम ड्यूटी है कि वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस को गार्ड करे, ठीक है। लेकिन बात दरअसल है कि ये इलेक्शन कमीशन की प्राइम ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था और आइन का मामला था और आइन में रद्दोबदल हो नहीं सकता था। उन्होंने अपने आप को आइन के मुताबिक ही अंदर रखा है। और ये चीफ जस्टिस साहब ने 2-3 दफ़ा अपनी ऑब्जर्वेशन में कह दिया था कि हमारे सामने करप्शन का मामला नहीं है या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का मामला नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर मेजॉरिटी है किसी प्रोविंस में और तो उसको उसी हिसाब से उसके सेनेट में नंबर आने चाहिए थे। लेकिन जो दूसरी साइड है उन्होंने यही बात समझाई थी बार बार कि देखें ये प्रैक्टिकल चीज़ें, वो जो पॉलिटिक्स होती है वो टोटली डिफरेंट डायनेमिक्स हैं उसकी, वो बॉल गेम ही डिफरेंट है, ठीक है। उसके अलाइंसेस बनते हैं तो उसके कम्प्लेक्शन में फ़र्क आ जाता है, ठीक। तो मैं आई होप मैंने आपके सवाल का अगर जवाब दे सका हूँ कि नहीं। मैं कमेंट नहीं करूँगा, मज़ीद सवाल करूँगा। कयूम सिद्दीकी साहब, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पैसे लिए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा और बैग्स भर के दिए जा रहे हैं, कमीशन पे पैसे घर भी पहुंचा दिए जाते हैं दुबई में। वो उनके पास क्या शवाहिद थे अटॉर्नी जनरल साहब के पास? ये तो आप अटॉर्नी जनरल साहब से पूछें, क्योंकि चले मैं अपना जवाब रिफ्रेश कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, बार नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके ऊपर कि वो साबित करें, या फिर वो ऐसी हुकूमत को वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल। देखें ना, अटॉर्नी जनरल को तो हो सकता है किसी जरिए ने बताया हो, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया हो। मुझे कई लोग कई बातें बताते हैं, तो इसका मतलब है मैं अदालत में जाके गोश गुजार कर दूं उनके कि जी ये हो रहा है, आप पकड़ लें इनको। तो इमरान खान साहब ने क्या रेट निकाला था? 35 से 70 करोड़ रुपए का। 50 से 70 करोड़ रुपया उन्होंने कहा था गालिबन रेट चल रहा है इस वक्त। तो आज इलेक्शन हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को किसने ये इतला दी थी? इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ना, वो हमें इतला देने के लिए बैठे हैं या कानून को डिस्टिंग्विश थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ मैं डिस्टिंग्विश ये करना चाह रहा हूँ कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत के सामने एक स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट जो है वो खोखली होती है या उसका प्रूफ कोई नहीं होता, तो उसमें अदालत में मेरा ख्याल है कि कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं यार, अगर हैदर गिलानी की जो है वो वीडियो का सामने आ सकती है कि वो कह रहा है कि वोट कैसे ज़ाया करना है, ठीक है, तो फिर अगर अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि कोई शख्स है जो नोटों से भरे बैग लेके यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, उनको ये सब कुछ तो पता था, तो ये जो शख्स आम नॉलेज है, ओपन सीक्रेट है, बैठा था कहीं, तो वेयर इज द लॉ? कानून के हक़ में क्यों नहीं आया? देखिए बॉस ने, इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को क्यों नहीं बुलाया? अटॉर्नी जनरल से के बाद इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? वैसे ये खबर एक प्लांट हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है इसका, लेकिन देखें क्या खबर प्लांट हुई? वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है ये ऐसा नोटिस इशू नहीं है। बेसिक हो सकता है कंसिडरेशन में ये बात आई हो, लेकिन बात वही है कि अगर इलेक्शन वो अटॉर्नी जनरल साहब के पास इस तरह के ठोस शवाहिद मौजूद थे तो उन्हें एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो वैक्यूम में डिसीजंस नहीं करती, उनके सामने जो मटेरियल सामने आएगा उसकी बुनियाद में वो भी दूसरी पार्टी को सुन के, ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही साइड को सुन के डिसीजन दे देगी, वो दूसरी साइड को भी सुनेगी। तो ये देखें, इस तरह की जुबानी जो है ना बयानात से आप सुप्रीम कोर्ट का इम्प्रेस नहीं कर सकते। नासिर साहब, ये एक और सवाल, क्योंकि आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने
आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर इंटरफेयर नहीं किया, एक दो बातें ऐसी हैं जो आप नरेट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है उसमें पैसा नहीं चला ना? नहीं, देखिए बात वही है ना कि ना मेरे पास ठोस शवाहिद है, ना आपके पास है, ना ये किसी के पास है। प्राइम मिनिस्टर आपका तज्जिया क्या है, एनालिसिस क्या है? देखिए जो क्लेम कर रहे हैं सिंध में बैठ के कि हम अपनी अददी जो तादाद है उससे ज़्यादा, हैसियत से ज़्यादा वोट लेंगे सेनेट के अंदर, वो क्या कह रहे हैं को हमारे मुल्क के अंदर ऐसी प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स शुरू हो गई है जहाँ पे लोगों ने ये वाकई सोचना शुरू कर दिया है कि हमारे कैंडिडेट सच्चे नहीं हैं, वो फलां कैंडिडेट सच्चे हैं, हम उनको जो है ना वोट डालते हैं। देखिए फैसल साहब, बात दरअसल ये कि देखिए पंजाब के हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें पैसों की बात नहीं थी, वो डिफरेंट बातें थी। लेकिन देखिए फैसल साहब, एक बात तो है ना कि गवर्नमेंट अनर्व क्यों थी? गवर्नमेंट इसलिए अनर्व थी कि उन्हें मालूम था कि मेरे मेंबर्स मुझसे खुश नहीं हैं। मुझसे मेंबर्स क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि पूरे 2-2.5 साल में हमने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान नहीं रखा। देखें, एक मेंबर कई लाख वोट या कई मतलब वोट लेके आता है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाना होता है, और जब वो जाता है तो लोग उससे सवाल करते हैं कि मेरे घर में अभी तक पानी नहीं आया, मेरे बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो वो टूटी हुई सड़क से गुजर के जाते हैं, स्कूल का हाल बुरा है, गवर्नमेंट मतलब 100 मिसाइल हैं, कचरा फैला हुआ है, बिजली के मसाइल हैं, करप्शन रैम्पेंट है, मेरिट नहीं है, नौकरियां नहीं है, दवाइयाँ महंगी हैं, 100 मसाइल है। और दूसरी बात है कि लोगों को इससे कोई कंसर्न है कि एनआरओ देना है या नहीं देना। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनआरओ। वो ये कहते हैं कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी आनी चाहिए, हमारे बच्चों को। इस नहज पे मामलात पहुंच गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ना कि हमें एनआरओ से कुछ ना लगे। सिद्दीकी साहब, पैसे चल रहे हैं आज सेनेट के इलेक्शन में? यार ये कौन कह रहा है पैसे चल रहे हैं? शोर मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में तो और भी शोर मचा हुआ है कि इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, शायद खान अब्बासी चोर है, फैसल वाडा चोर है, जहांगीर खान तरीन चोर है, इमरान खान ने भी पैसे खा लिए वो कहते हैं। तो ये सारा मतलब शोर मचता है। पैसे खाने, मैं वजाहत कर दूं, लोग कहेंगे कि ये कौन से पैसों की बात कर रहे हैं। मैं वो फॉरेन फंडिंग के केस की बात कर रहा हूँ, वो भी इल्जाम मौजूद है। इल्जाम तो मौजूद है ना। तो जब तक कोई एडजुडिकेट नहीं हो जाता किसी मामले के ऊपर, मैं और आप जो है वो किसी को ऐसे ही राह चलते तो नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स अपना है, पॉलिटिक्स की अपनी डायमेंशंस होती हैं। तो यानी कि पैसा वैसा चलता रहे, लेते रहे, कोई मामला कोई मेरी एक बात सुने, पैसा चलता रहे, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, कत्ल, चोरी, डकैती, राजनी, ट्रैफिक सिग्नल, सब कानून मौजूद है ना? तो सारी दुनिया के अंदर होता है ना? क्या तो होता है? इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सारी दुनिया में इलेक्शंस में पैसा इस्तेमाल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इल्जाम लगाने वाले की है, ठीक है? आप कानून यही कहता है। तो वो इल्जाम लगाने वाला सबूत लेके आए और आके साबित करे ना। तो इमरान खान साहब के पास सबूत थे, लोगों ने कहा कि इन्होंने पहले वीडियोस देख रखी थी और इसीलिए इन्होंने अपने मेंबर्स को, उन्होंने किसी सबूत की बुनियाद के ऊपर मेंबर्स को निकाला होगा ना, वैसे तो नहीं निकाला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया था ना, तो अब भी अगर उनको पता है कि करप्शन की किसने किसने पैसे लिए तो अब भी निकालने पे उनको कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है। तो फिर तो ये अपना फैसल साहब, ये जो अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं इसमें क्या पार्टी फंड्स नहीं आते? पार्टी फंड्स आते हैं, लेकिन वो किसी कायदे के तहत आते हैं ना। जिस तरह इमरान खान साहब का केस मौजूद है, उसके अंदर कहा गया है कि जी आपको कोई बिजनेस कंसर्न जो है जो बाहर से नहीं फंड करेगा, इंडिविजुअल फंड कर दे, इट इज़ ऑल राइट, और आप जो वो पैसे लेंगे उसमें क्या बड़ी बड़ी कंपनीज फंड नहीं करती। मैं अमेरिकन इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, नॉट इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। और ये मुझे बताएं, जब प्रेसिडेंट उनका जो कैंडिडेट होता है वो जीत जाता है तो क्या उनको फेवर्स नहीं जाते? जंगें शुरू हो जाती हैं जी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी आती है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह के गए हैं कि मैंने जंग एक भी नई शुरू नहीं की, बल्कि तमाम जंगों को मैंने ख़त्म करने की कोशिश की है। बाइडन साहब का थोड़ा पर्सपेक्टिव या इनके पार्टी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो मेरा कहने का जो असले खाने चलने चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना कयूम साहब ने कि लॉ तो हर जगह मौजूद है, तो क्या ये वायलेशंस ख़त्म हो गई हैं? बात वो ये है कि यार देखें, जो भी कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, आप लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, आपके सामने शवाए एविडेंस आएगा तो उस पर डिसीजन होगा ना। हेयर से पे तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो हेयर से पे डिसीजन नहीं हो सकता। नाज़रीन, जो मौजू है
बहस था, हमने सवाल बुनियादी ये रखा था कि पाकिस्तान की अदालतें या उनके फ़ैसलों से पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ा है। हमारे शुरका ने हमें बड़ा तफसील से हिस्ट्री से मिसालें दे दे के बताया कि जी बड़े गहरे नकूश छोड़े, लेकिन इस वक्त जो शायद सबसे ज़्यादा लेकिन ज़रूरत फैसल है। आपको कंक्लूड कर रहे हैं मैं माजरत के साथ, लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से इन्वॉल्व हुए कि जिससे डायमेंशन चेंज हुई, उसका इफ़ेक्ट जो है वो इदारे के ऊपर क्या हुआ कि आज हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट मुनक़सिम तक़सीम नज़र आती है। तो नाज़रीन, वापस आऊँगा मैं उस बात पे कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि खुदारा ये जो 2-2 साल आप संदूक में या अपनी अलमारियों में आप फाइलें लोगों की केसेस की बंद कर देते हैं और वो गर्द इकट्ठा करती रहती हैं, इस काम को ख़त्म कर दें। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनके पास जो केसेस पड़े हुए हैं, बिमा इमरान खान साहब के केस, उसका फ़ैसला कर दे, फैसल वाडा साहब के केस का फ़ैसला हो जाए, और जो मामलात पेंडिंग पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मामलात, उनके फ़ैसले कर लीजिए। कोई मुस्बत असर भी पाकिस्तान की सियासत पर पड़े। इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।